भाई गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बढ़िया हालचाल। ओके। लास्ट टाइम सॉलिड्स खत्म किए थे, बेचारे एक ही लेक्चर का मेहमान था। आज फ्लूइड शुरू कर रहे हैं। ये फ्लूइड्स बड़े दिनों का मेहमान होगा। काफी काफी चीजें हैं उसमें जो बोर्ड में हमने नहीं देखी और जो हमको इस बार देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट अप। एनीथिंग दैट फ्लोज इज अ फ्लूइड। फ्लूइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक आइडियाज है मैं उनके बारे में पहले बता दूं आपको। सबसे पहला आइडिया है density. Everybody knows density is mass upon unit volume. Okay, SI unit of density. Density is also called rho. Is kg per meter cube. You can also use gram per centimeter cube. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर जी पर सीसी ऐसा भी कहते हैं। यू शुड नो दैट 1 जी पर सीसी इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज व्हेन यू टेक द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी and you divide it by the density of water at 4 degrees Celsius. So density of the body upon density of water at 4 degrees Celsius. Can you see, since it is a ratio of two densities, it is going to be unitless. अगर आप फ्लूइड की बात करते हैं, अगर कोई बॉडी है, जैसे सपोज ये प्लास्टिक की पेन है, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी की बात हो सकती है। बट अगर आप फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू कॉल इट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो फॉर फ्लूइड्स सेम टर्म, it is called specific gravity. सॉलिड्स में relative density चल जाता है, पर लिक्विड्स की बात करो तो you need to have specific gravity. Idea is the same. Specific gravity is the density of the fluid upon the density of water at 4 degrees Celsius. हमेशा याद रखना कंपैरिजन, सॉरी डेंसिटी कंपैरिजन हमेशा वाटर के साथ ही होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। सो चाहे रिलेटिव डेंसिटी हो या स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, दे आर यूनिटलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस या रिलेटिव डेंसिटी भी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू न्यू इन दिस, ये तो सब हमने देखा ही था। अच्छा, नोट में अगर सपोज दो चीजें साथ में रखी जाए, दो बॉडीज है या दो फ्लूइड्स है, वी मिक्स टू फ्लूइड्स हैविंग masses m1 and m2 together, but what is the density of this mixture? The density of this mixture is the total mass of the mixture upon the total volume of the mixture. So the density of the mixture rho will be m1 plus m2 over, अगर इसका वॉल्यूम v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है, तो v1 plus v2. ओके, सो दिस इज द आइडिया अबाउट मिक्सिंग थिंग्स। तो एक आध चीज को उठा करके मिक्सिंग का भी फंडा देख ही लेते हैं। यू जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक सम करने जा रहा हूं जिसमें मिक्सिंग की बात चली है। ओके, दिस इन योर अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक, दिस इज SP1। शुरुआती इससे हो रही है SP1। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके, SP1 है, बहुत बढ़िया। ये मिक्सिंग का सारा आइडिया क्लियर कर देगा, माइंड में सारी क्लैरिटी ला देगा। कुछ मिक्स नहीं होगा। हाँ, न्यूमेरिकल में चीजें मिक्स होंगी जरूर, बट वैसे कुछ मिक्स नहीं होगा। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। यही फंडा यूज करूंगा, कोई नई बात नहीं। ओके, सो SP1 क्या कहता है ये कि when equal volumes of two metals are mixed together, भाई equal volumes, so ये केस 1 है, equal volumes
of two metals are mixed together, the specific gravity of the alloy is 4. So rho is 4 when equal volumes है. So अगर equal volumes के metal mix किए तो जो बना mixture उसका specific density या relative density है 4. दूसरे केस में when equal masses are mixed, equal masses mix किए तो इस situation में the specific gravity of the alloy is 3. Equal masses, so it is 3. What is the specific gravity of each metal? Okie dokie. तुमको रो 1 फाइंड करना है और रो 2 फाइंड करना है. So let us start rocking and rolling. Now we start with let specific gravities of the metals be rho 1 and rho 2 respectively. Metal 1 का है rho 1, metal 2 का है rho 2. Now first case, equal volumes में mix किया है. Equal volumes मतलब जितना वॉल्यूम मेटल 1 का है उतना ही वॉल्यूम मेटल 2 का है. सेम. लेट्स कॉल दिस V. नाउ डू यू अग्री फॉर द अलॉय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द अलॉय, मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया था, isn't it total mass upon total volume? एंड बिल्कुल वही बात यूज करूंगा जो मैंने अभी किया था. इस चीज को मैं नाम देता हूं रो वी, हाँ, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स है ना. सो m1 प्लस m2 ओवर v1 प्लस v2, सेम ओल्ड आइडिया. अच्छा, अब v1 और v2 तो इक्वल है, किसका नाम क्या दिया है? v. डू यू नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज व्हाट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो रो 1 v1 प्लस रो 2 v2 ओवर v1 और v2 को v नाम दे दूं मैं? v प्लस v, ओ v ठा करके कट कर दिया तो हमको क्या मिला? एंड कितना है रो v? 4. तो अगर ये दो को इस तरफ लाया जाए तो आई थिंक आई गेट माई फर्स्ट इक्वेशन involving rho 1 and rho 2. Rho 1 plus rho 2 is 4 2s are 8. वाह, मेरा पहले केस का इक्वेशन सफल हुआ. रो 1 प्लस रो 2 इज 8. ओके, अब सेकंड केस. अब इक्वल मासेस फिट किया है. इक्वल मासेस, तो मुझे जैसे मैंने इक्वल वॉल्यूम्स में v1 इज v2 लिखा था, तो इक्वल मासेस के केस में क्या लिखूंगा मैं? My goodness, smart people, eh? Specific gravity of the alloy. I'll fall back on my main idea. इसका नाम क्या था? रो m. टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम, बात सीधी एकदम. m1 प्लस m2 ओवर. अब जैसे यहां पे बात वही है, पर जैसे यहां पे मैंने चीजों को रो और v में लाने की कोशिश की, अब यहां पे मैं v को रो और मास में लाने की कोशिश करूंगा. तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? वेरी गुड. तो क्या मैं v1 को m1 बाय रो 1 लिख सकूं एंड v2 को बट m1 और m2 तो m है, तो m प्लस m, थैंक यू, और यहां m और m को कॉमन लेके ये ढिश एलसीएम लेना तो आता होगा. बाय रो 1 रो 2, तो बाय को चढ़ा दिया मैंने ऊपर. रो एम कितना है? रो एम 3. वाह वाह वाह, क्या बात है. तुम्हारे पास रो 1 प्लस रो 2 है क्या? 8 है ना? तो 2 by 8 is 1 by 4 and 4 3s are. वो क्या बात है, तो यार 5वीं पास से भी तेज है. अच्छा, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों इक्वेशंस 1 and 2, कैन यू सी देम? रो 1 प्लस रो 2 इज 8 एंड रो 1 इंटू रो 2 इज 12.
दोनों का एडिशन हो रहा है 8 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 12, मुझे लगता है एक ही सेट ऑफ वैल्यूज चारों ऑप्शन में दिखाई दे रही होगी, जिनका एडिशन 8 हो रहा होगा और जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 हो रहा होगा. आई थिंक 2 + 6 is 8 and 2 into 6 is 12. Is that agreeable, people? Ladies and gentlemen, तो सॉल्विंग करके हमको मिलता है, सॉल्विंग we get, solving 1 and 2, we get row 1 is 2 and row 2 is 6, or the other way around, I don't mind, आपको जैसा भी ठीक लगता हो. फेयर इनफ? हाँ जी, बिल्कुल, बात तो वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं. ओके, सो दिस इज sp1 जिसमें डेंसिटीज और मिक्सिंग की बात चली थी. अब प्रेशर के बारे में बात करते हैं. डेंसिटी के बाद प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, एंड एवरीबॉडी नोज दैट प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. ऑलराइट, सो आ रही है प्रेशर की बात. The perpendicular force applied to any area gives rise to pressure. वाह. तो in a very basic idea, pressure is force upon area, or you can also say force is pressure into area. Pa, very good. SI unit of pressure is Newton per meter square or Pascal. 1 Newton per meter square is also called Pascal. Also, जब फ्लूइड प्रेशर्स की बात करते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की बात करते हैं, तब हम प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01 पास्कल. ओके, सो दिस वाज द आइडिया. अच्छा, अब हमको क्या बताया गया था प्रेशर के बारे में? ये इतना बताया गया था. अब हमने और क्या जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, तो फ्लूइड उस पे फोर्स अप्लाई करता है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, the fluid applies, there is a pressure produced which gives rise to a force which acts perpendicular to the cross section area, perpendicular to the cross section of the body. मतलब जब भी आप कोई बॉडी को किसी लिक्विड में डुबाएंगे तो उसके हर फेस पे एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा. शायद आपको ये याद है, हमने एक कंटेनर में एक बॉडी लगाया था, ये था, और इस फेस पे फोर्स F1 क्रिएट हुआ था परपेंडिकुलर, इस फेस पे फोर्स F2 क्रिएट हुआ था, और इस फेस पे फोर्स F3 क्रिएट हुआ था. यू कैन नोटिस that all forces are acting perpendicular to the respective cross sections. Alright, ये सारे फोर्स किस वजह से लगे हैं? Because the body is kept in this particular liquid. Alright, तो लिक्विड में रखे जाने की वजह से there is always a perpendicular force over any cross section. इस आइडिया को पास्कल ने भी अपने लॉ से आगे बढ़ाया. Anybody tell me what is Pascal's law? हाँ, so that you cannot write the equation and say this is Pascal's law. हाँ, as a matter of representation, it is absolutely correct. So Pascal said that the pressure at any point in an enclosed liquid will be same. So Pascal का नियम, एक्चुअली पास्कल के दो नियम है. पहला Pascal's law for equation of pressure and दूसरा Pascal's law for transmission of fluid pressure. I hope you remember. It says
the pressure at every point in an enclosed liquid is same at every level. So that is, अगर कोई भी चीज मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम दिखाया था, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर एट पॉइंट 1, अगर इस आइटम को छोटा सा पकड़ लूं तो प्रेशर एट पॉइंट 1 विल बी सेम एज प्रेशर एट पॉइंट 2 विल बी सेम एज प्रेशर एट पॉइंट 3 बिकॉज इट इज द सेम लिक्विड और उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर ये कहता है कि अगर एक एनक्लोज लिक्विड में आप एक प्रेशर क्रिएट करते हो, देन दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड undiminished to every point in the liquid. So in an enclosed liquid, if a pressure is produced, then it is transmitted undiminished to every point in the fluid. So actually this idea is more important than the first one, diminished to every point in the fluid. और ये आइडिया जो ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर है, इट हेल्प्स अस इन डिवाइसिंग हाइड्रोलिक मशीनरी. बराबर. फॉर एग्जांपल द बेस्ट यूज इज हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, हाइड्रोलिक जैक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स. और जिसका एग्जाम्पल अपन ने बोर्ड में भी देखा था कि ये है हाइड्रोलिक जैक, कि अगर पूरा फ्लूइड है यहां पे और यहां से सपोज ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2 और यहां रखी है गड्डी, और तुम यहां से, ये इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तुम यहां से फोर्स मारते हो, तो ये फोर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो लिक्विड से होता हुआ पॉइंट 2 तक भी पहुंचेगा और 2 पे एक नया फोर्स खड़ा होगा which will be acting perpendicular to this area which will be called F2. and इस केस में here P1 is equal to P2 हो जाने की वजह से तो F1 by A1 is equal to F2 by A2, which finally gives me, therefore F2 is F1. Fair enough. So this is the idea. F1, ये F2 को मैंने आइसोलेट किया, A2 को यहां पहुंचा दिया, तो अगर A2 बहुत बड़ा होगा A1 से तो F2 भी बहुत बड़ा होगा F1 से. एज अ रिजल्ट पूरी गाड़ी को उठा पाने की क्षमता आपकी इस मशीन में हो जाएगी. So this was Pascal's law for transmission of fluid pressure. This was the idea. Let's move on and let's talk about pressure due to a liquid column. Very beautiful idea. Pressure due to liquid column. Suppose तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है. तुम जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हो लिक्विड में तो प्रेशर और बढ़ता जाता है, प्रेशर और बढ़ता जाता है. सो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, हम जैसे जैसे दरिया में जाते जाते हैं डीप डीप डीप, तो प्रेशर हम पे भी बहुत बढ़ता जाता है ड्यू टू द कॉलम ऑफ फ्लूइड अबव अस. इफ यू रिमेंबर वी हैड डिराइव्ड इट इन दिस फैशन. ये लिक्विड था और ये पूरा लिक्विड है और उसमें मैंने एक सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ा था लिक्विड का ही. ओके, जिसका एरिया A था, हाइट थी H. अब इसको मैंने कहा था 0.1 और इसको कहा था 0.2. अब इस 0.1 पे ये है F1, ये फोर्स ड्यू टू लिक्विड है, इस पे एरिया फोर्स है F2 एंड वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. नाउ एज द लिक्विड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सो द नेट फोर्स हैज टू बी 0. सो नीचे वाले कौन से फोर्सेस F1 और mg,
तो F1 plus mg is equal to F2. I don't know why I'm deriving this again, but anyways, force, do you agree force पा होता है? तो F1 is P1A and mass is what? Density into volume is this is. So ये P1A को वो साइड लेके जा रहा हूं, so P2 minus P1 into A, density into what is volume, isn't it area, ये इतना area into height. Oh my god, और ये कट गया, so I'm left with P2 minus P1, प्रेशर डिफरेंस खड़ा हुआ है. इधर से ये पता चलता है मुझे कि प्रेशर एट पॉइंट 2 is greater than pressure at point 1 from this equation. Thus pressure at point 2 greater than pressure at point 1. And one of the better expressions, if point 1 is on the surface of the liquid, then P1 is PA, which is atmospheric pressure, है ना. अगर ये पॉइंट 1 सरफेस पे होता यहां पे, तो प्रेशर किसकी वजह से होता? एयर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से. एंड लेट P2 be called P. तो दिस इक्वेशन बिकम्स P minus PA is H rho G. Lovely idea. P minus PA is called pressure difference और गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर. एंड अगर माइनस पी ए को उस तरफ ले लिए तो मुझे मिलता है P is equal to PA plus this P is called absolute pressure. Do you understand this? Any कोई शक? राइट. तो यहां पे मैंने एक छोटी सी नोट देने की कोशिश की है जिससे चीजों को क्लियर किया जा सके. ये मेरे पास पानी, ये YouTube है, नीचे पानी है, यहां पे लिक्विड 1 है, कुछ और पकड़ लो, यहां कोई और लिक्विड है, यू नो, जिसका डेंसिटी अलग है. दोनों, इसको ब्लैक में बनाया, इसको ब्लू में बनाया. मैंने 4 पॉइंट मार्क किए, 1 2 3 4. नाउ द फर्स्ट थिंग is pressure at point 1 is equal to pressure at point 2? है या नहीं? हाँ या ना? कोई कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है? हाँ या ना? यस. क्या ये दोनों पॉइंट पानी, इसके नीचे पानी है पूरा? तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है? हाँ जी. और क्या इस पॉइंट्स 1 और 2 के कनेक्ट करने वाला सेम फ्लूइड है? हाँ जी, है ना. तो 1 और 2, अच्छा, लेवल सेम नहीं लग रहा है ऐसा. अब ठीक है, अब ठीक है. चलो अच्छा है, चलो अच्छा है. सो प्रेशर एट पॉइंट 1 यस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2. अच्छा, कैन आई सिमिलरली से दैट प्रेशर एट पॉइंट 3 इज सेम एज प्रेशर एट पॉइंट 4? नो, बिकॉज भले दोनों सेम लेवल पे है पर लिक्विड्स अलग अलग है, एंड एज अ रिजल्ट प्रेशर एट पॉइंट 4 is not the same at pressure at point 3. So these are not same. भले दोनों सेम लेवल पे है पर लिक्विड्स अलग हो जाने की वजह से 3 पे और 4 पे प्रेशर सेम होता नहीं है. फेयर इनफ. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने यहां पे देखी. अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे भी बढ़ा जाए तो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट. तो 1 के ऊपर क्या क्या है? तो सबसे ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट 1 का लिक्विड का कॉलम. सो यूजिंग P1 is equal to P2, I can say now P1 is PA plus height 1 of the liquid of density rho 1 into G, and 2 के ऊपर क्या है? PA
plus. Very well. So you can put these both here. H1 rho 1g is PA plus, and this is how you can work it out. You can cut PA, GG, and you're left with H1 rho 1 is equal to H2 rho 2. कुछ इसी आइडियाज पे मर्क्यूरी बैरोमीटर और मैनोमीटर वर्क करते हैं. आई होप यू रिमेंबर. You know, mercury barometer is used to measure the atmospheric pressure, and mercury barometer के जरिए ही हमको पता चला mercury barometer क्या मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. You know, there was this लंबी ट्यूब और उस मर्क्यूरी से भरी हुई थी. हमने उसको मर्क्यूरी के ट्रफ में ऊंधा कर दिया था, एंड वी सॉ दैट PA इज इक्वल टू H रो मर्क्यूरी G, एंड वी केम टू द कंक्लूजन देयरफॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 760 mm of mercury. So you can also represent pressures in terms of mercury column heights. Okay, so 1 atmosphere is 76 centimeter or 760 millimeter mercury. दूसरा है मैनोमीटर. Our manometer is used to measure the pressure of any device. Measures pressure और खासकर pressure difference. Measures gauge pressure for any system. And it was something like this. You know, this was the system, and YouTube से connected था. I hope you still remember all this. Yes, sir. And इसके ऊपर हाइट H का मर्क्यूरी कॉलम है. या कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हो, अल्कोहल यूज कर सकते हो, कोई भी चीज यूज कर सकते हो. ये 1 है, ये 2 है, ये PA है. Let us say here pressure is P. So here given according to Pascal's law, P1 will be equal to P2. तो 1 पे प्रेशर कितना है P और 2 के ऊपर प्रेशर कितना है PA प्लस, and as a result gauge pressure या gauge pressure which is P minus PA is H rho G. Can you check this? Is it okay? Yes, sir. Okay. And now I am going to something which was not there in the textbook. It is called Archimedes principle. Fair enough, it is called Archimedes principle. और अगर वक्त रहा तो आपको आर्किमिडीज की स्टोरी भी सुनाऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. लेट्स सी वक्त कितना सख्त रहता है. यस, Sir, Archimedes को water में ज़्यादा बिल्कुल 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 सही पकड़े हैं. और उन्होंने ये प्रिंसिपल का इजाद किया था, इस प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था, which in his honor is called Archimedes' principle. He said if a body is fully or partially immersed in a liquid, अगर कोई बॉडी फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड होता है, then there is an upward force on the body due to the liquid which is called buoyant force. नाम तो सुना होगा, buoyant force. Alright, and this buoyant force is denoted as FB, does not stand for anything else. FB is V rho fluid into G, actually V inside. So V inside rho fluid into G, where V inside stands for the volume of the body inside the liquid, submerged inside the liquid, and rho F is the density of the fluid. Fair enough. So this is called Archimedes' principle. So बात ये हो गई
कि जब भी, ये तो आपने भी महसूस किया होगा, आप ऊपर से स्विमिंग पूल में डाइव मारते हो सांस रोक के, फिर क्या नीचे ही नीचे जाते जाते हो? नहीं, एक लेवल तक पहुंचते हो और फिर वापस क्या हो जाता है, लिक्विड आपको बुक 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 करके ऊपर धक्का मारता है। तो वो ऊपर मारने वाला धक्का जो है लिक्विड की वजह से, दैट इज कॉल्ड buoyant force, and that is equal to V inside, which is the volume of the body inside the fluid, density of the fluid into G. So buoyant force is V rho G. और इसकी वजह से एक नया लॉ टेक प्लेस करता है, which is called law of flotation. Now what is law of flotation? याद रखिएगा, इस लॉ ऑफ फ्लोटेशन की वजह से मेजॉरिटी जो चीजें हो रही है लिक्विड में वो सब होता है। फर्स्ट, अगर द वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द बुआयंट फोर्स, दैट इज वेट ग्रेटर देन एफ बी, देन द बॉडी विल सिंक। बेस्ट एग्जाम्पल, स्विमिंग पूल में गए होंगे, वहां पे 5 रुपए का सिक्का उछालने की गेम खेलते लोग। 5-6 लोग खड़े हो जाते हैं पानी के अंदर और फिर बीच में एक बंदा सिक्का उछालता है, और गेम ये है कि जैसे ही सिक्का टच करे पानी के सरफेस को, तब तक हाथ नहीं लगाने का, जैसे ही सिक्के को सरफेस को टच करे वैसा अंडर वाटर जाके वो सिक्का ले लेने का। आपने नोटिस किया कभी कभी लोग सिक्का नहीं ले पाते तो सिक्का सीधा जाके स्विमिंग पूल के फ्लोर पे टिक जाता है। हैव यू सीन दैट? Yes, sir. Yes, sir. In that particular case, weight is greater than buoyant force. Actually, it's a matter of density. जो सिक्के की डेंसिटी है, मटेरियल, सिक्के के मटेरियल की डेंसिटी है, it is greater than that of the fluid, greater than the density of the fluid, and as a result, the body sinks. Fair enough. Second point, if weight is equal to buoyant force, my God, then the body will remain in equilibrium at any point in the fluid. And ये देखा जाता है खास करके सबमरीन्स में। आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ सबमरीन्स। सबमरीन गोज इनसाइड द सी, तो वो चाहे वो किसी डेप्थ पे रह सकती है, क्योंकि उस पॉइंट पे वो अपना वेट इक्वल टू buoyant फोर्स बना देती है, तो इट कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ। एंड थर्डली, इफ वेट is less than buoyant force, then the body keeps floating on the liquid surface. Best example, आपका लाइफ जैकेट, या बच्चे जो रिंग यूज करते हैं स्विमिंग पूल में, देखिए कभी, जो रिंग यूज करते हैं स्विमिंग पूल में, चाहे बच्चा उसके ऊपर खड़ा हो जाए पर वो रिंग डूबेगी नहीं और बच्चे को भी डूबने नहीं देगी। तो वो रिंग है, या आपने कभी बॉल से खेला हो, प्लास्टिक बॉल या कोई भी बॉल हो, वो भी तनता है। सो फॉर एग्जाम्पल बॉल, रिंग मतलब वो इन्फ्लेटेबल रिंग, कोई और रिंग नहीं, या अंगूठी नहीं, अंगूठी गिर जाएगी नीचे। सो ये होता है, वेट ग्रेटर देन buoyant force, body sinks. Weight equal to buoyant force, body remains in equilibrium at that depth. And weight less than buoyant force, body will float on the liquid surface. In this particular situation, yes. सर, तो अगर बॉडी का वेट और वेट फोर्स जो है वो इक्वल हो और वो फ्लोट करती हो, तो वो कौन सा बॉडी? कोई एक एग्जांपल लेके बात करना। आइस क्यूब, थम्स अप में डाला हुआ आइस क्यूब की बात कर रहा है तो? यस सर। मुझे पता चल गया। थम्स अप में डाले हुए आइस क्यूब का एग्जांपल लेते हैं, चलो बढ़िया। और इसी चीज से मैं एक नई चीज बताऊंगा आपको, बात में से बात निकली है। अच्छा, आप लोगों ने buoyant फोर्स का इक्वेशन लिख लिया, लॉ ऑफ फ्लोटेशन लिख लिया, जरा देख लीजिए फटाफट। ओके, ऑलराइट, तो मैं इसको उड़ा देता हूं। अब जो थम्स अप का एग्जाम्पल लिए हो या पानी में बर्फ का एग्जाम्पल लिए हो, वो एक अच्छे तरीके से देखते हैं और उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को अंजाम देते हैं। लेट अस सी क्या कहना चाहता है वो। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एन आइस क्यूब
put inside a glass of water. Best. ये है glass of water. It's a big glass of water. एंड गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए कोई आपके घर पे आया मेहमान और उन्हें बोला ठंडा पानी पिलाओ यार, तो आपको लगा अरे यार बेचारा गर्मी से आया इसको ठंडा पानी पिलाना मांगता है, तो तुमने नॉर्मल पानी का एक ग्लास भरा और उसमें एक आइस का टुकड़ा डाल दिया एंड यू सॉ दैट द आइस का टुकड़ा was something like this, isn't it? People. Yes, sir. ये वाटर, ये टुकड़ा ना तो पूरा सिंक कर गया ना ही पूरी तरह फ्लोट कर रहा है, उसका थोड़ा भाग लिक्विड के सरफेस से ऊपर है, थोड़ा भाग काफी भाग लिक्विड के सरफेस के नीचे, एंड दिस सिचुएशन लुक्स लाइक इक्विलिब्रियम. सो द आइस क्यूब is partly inside the fluid, partly inside the water, and some part is outside. Fit is outside. But one thing is certain, isn't this ice cube looking in equilibrium? बरोबर है? So, here as ice cube is in equilibrium, so don't you agree weight has to be equal to Buoyant force. buoyant force? Okay, so weight is equal to FB, and weight is what? Weight is what? mg. And what is buoyant force? V inside rho g. Yes. You can't say rho because तेरे को इसका भी डेंसिटी लेना पड़ेगा. अगर तू जी को काट दे तो यू कैन राइट m is v inside into rho fluid. And if you want to take it one step further, here m is mass of the body, and mass of the body is volume of the body into density of the body. Rho b is the density of the body, rho f is the density of the fluid. So if I were to put m here, what would I get? So v into rho b is v inside into rho f. So here v is the total volume of the body, v inside is volume immersed inside the fluid, rho b is the density of the body. अच्छा, a very important equation. Now somebody will tell me, अच्छा सर बरोबर है, पर ये आइस ऐसा क्यों करता है? आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यू नो आइस की डेंसिटी कितनी है? 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डोंट यू अग्री आइस की डेंसिटी वाटर से कम है थोड़ी? Yes, sir. एंड एज अ रिजल्ट वो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में रहता है. वन ऑफ वेरी गुड एग्जांपल इज आइसबर्ग. यू नो टाइटैनिक टकराई थी आइसबर्ग से, टूट गई थी बेचारी. आइसबर्ग की मालूमात है आपको हासिल? तो मैं ये डायग्राम उड़ा के आइसबर्ग का डायग्राम बनाऊं तो आइसबर्ग जो है ना, ये पानी का सरफेस है, ये दरिया है, दरिया, और ये है आइसबर्ग. आइसबर्ग आइसबर्ग ये सी वाटर या ओशन, ओशन वाटर. डू यू नोटिस ओनली सम पार्ट ऑफ द आइसबर्ग इज आउटसाइड द ओशन. दिखता है ओशन बाहर से, बाकी का करीबन 90%, ये करीबन 10% है आउटसाइड द वाटर एंड बाकी 90% इज इनसाइड द वाटर.
एंड एज अ रिजल्ट बेचारी टाइटैनिक को सिर्फ बाहर का नजर आया, उसको लगा वो घूम जाएगी, बट वो नहीं हो पाया और नीचे के आइसबर्ग से टक 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 टकरा गई और बेचारी की हालत खराब हो गई। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है लिक्विड में, तो आप इस फॉर्मूला को या इस फॉर्मूला को यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं कि उसके इनसाइड के वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। सो प्लीज राइट दीज टू थिंग्स डाउन एंड वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। आई एम टेकिंग अप अ न्यूमेरिकल, आई एम टेकिंग न्यूमेरिकल नंबर SP8, SP8। ओके, तो अब मैं उड़ा रहा हूं, डोंट वरी, जरूरत पड़ेगी तो SP8 में भी डायग्राम बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, जो जरूरत पड़ेगी वो सब बना देंगे। ये सब चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं थी, तो ये थोड़ा ज्यादा एडेड अट्रैक्शन हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, बहुत बढ़िया चीज। सो व्हाट डज SP8 से? कुछ आइसबर्ग की बात है। एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग पार्टली submerged in sea water of density 1.03 rho f, density of sea water fluid का 1.03 g per cc. The density of ice, density of body is 0.92 as I said g per cc. The fraction of the total volume of iceberg above the level of sea water, मतलब you want fraction, मतलब वॉल्यूम अबव वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है। ओके, मतलब तुमको यह जानना है कि उसके टोटल वॉल्यूम में से अबव द लेवल ऑफ सी वाटर कितना रहता है। ओके, सबसे पहला, फॉर एन आइसबर्ग इन इक्विलिब्रियम इन सी वाटर, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसका वेट हैज टू बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स, एंड वेट क्या था? V रो बॉडी इंटू जी, बॉइंट फोर्स V इनसाइड रो फ्लूइड इंटू जी। जी को कट करके V इंटू रो बी इज V इनसाइड ओवर रो फ्लूइड। वाओ, तो हमको यहां से V इन अपॉन V मिल जाएगा, V in by V, isn't it rho B by rho F? पर लोचा ये है, हमको V अबव चाहिए, V इन नहीं। आपने देखा, मुझे V आउटसाइड, अबव मतलब आउटसाइड, लेट मी राइट दैट आउटसाइड सी वाटर, V आउटसाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये तो V इनसाइड है, क्या करूं? V नो, V outside upon V. Hey, what is V outside? Isn't it total volume minus volume inside the liquid? Is it true? Yes, sir. So can I write this as V minus V inside over V? Is this agreeable? People, we are good? Yes, sir. And मैंने खोल डाला, so V by V minus V in by V, V by V 1, मेरे पास V in by V है। सो अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो और धमाधमी मचाना शुरू कर दिए तो पता नहीं आपका क्या होगा जनाबे आली। रो बी 0.92 ओवर 1.03, क्या अब ये कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होगा? होगा ना सर। 1.03 माइनस 0.92 कितना होगा जी? 100। मुझे उन्होंने परसेंटेज में आंसर मांगा है, ओके, परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। सो 0.11 इंटू 111 डिवाइड बाय 1.03, करीबन 11%, 11 या परसेंट या उससे थोड़ा ज्यादा। V outside by V in terms of percent is करीबन सो जैसा मैंने आपको लास्ट डायग्राम में बताया था कि करीबन 10-11% बाहर होता है, बाकी 90% इज अंडर वाटर, तो इसलिए धूम मच जाती है उसमें। सो दिस अ वेरी लवली सम। अच्छा, इसी के साथ मैं इसी टाइप का सम लेके आया हूं, राउंड 1 का 28। राउंड 1 का 28 घुमाओ जरा,
इसको देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ जरा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? ओके, तो राउंड 1 का 28 पेशे खिदमत। राउंड 1 का 28 क्या कहता है? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द सम सेज। द टोटल वेट ऑफ अ पीस ऑफ वुड इज 6 kg। तो वुड का जो मास दिया हुआ है, it is given as 6 kg, and in the floating state in water its 1/3 part remains inside water. 1/3 part, 1/3 volume remains inside. Oh, इसका मतलब है V inside is 1/3 of total volume. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। फिर on this floating solid what maximum weight मतलब mass should be put such that whole piece of wood is to be drowned. Okay, so और कितना m dash लगाया जाए ताकि total volume goes inside the liquid. Okay, lovely. तो दो केसेस है। केस 1, तुमको याद है हमने वो जो आइस क्यूब वाला एग्जांपल अभी किया था, उसमें सबसे पहला था वेट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। अच्छा, डिराइव कर ही लेते हैं। वेट इज बॉइंट फोर्स, वेट इज व्हाट mg एंड इज इक्वल टू v इनसाइड रो फ्लूइड इनटू g. सो m is v inside into rho fluid. Do you agree v inside is v by 3? So mass कितना है 6 और v inside कितना है v by 3 into rho f. I am not substituting right now. So mass कितना है वुड का 6 kg यहां डाल दिया, v in कितना है v by 3 यहां डाल दिया into rho f. Now case 2, केस 2 में अब पूरा वो जाने वाला है। सो टोटल मास या वेट, न्यू वेट इक्वल टू बॉइंट फोर्स, एंड न्यू वेट इज व्हाट m प्लस m डैश। ओरिजिनल m तो था ही, उस पर और m डैश लगाना है इंटू g इज v इनसाइड रो फ्लूइड इंटू g. इस बार पूरा का पूरा वॉल्यूम इनसाइड है, इसका मतलब सेकंड केस में V in इज टोटल V. सो V इंटू रो एफ। अच्छा, M की जगह 6 ले लूं, थैंक यू। अच्छा, ये ब्लू में लिखना था सर, आप भी कभी कभी ना कमाल करते रहते हो। अच्छा इक्वेशन है तो ब्लू में लिखेंगे ना, 6 प्लस m डैश इज v इंटू रो एफ. If you are looking at equation 1 carefully, can you take 3 from here to here and it will give you v into rho f as 18? है ना? ये 3 को नीचे से उठा के ऊपर डाल दिया. From 1 v into rho f is 18. तो इसको उठा के यहां डाल दो, put this into. तो 6 plus m dash is 18 and it will not require a rocket scientist to figure out what will be m dash. Isn't it 18 minus 6? 12 kg. Is that agreeable people? Very good. और इसी के साथ लिंक करता हुआ एग्जाम्पल नंबर 4, मस्त छोटा सा, मस्त मुन्ना सा एग्जाम्पल नंबर 4. I hope you've set your sights on to example number 4. Very easy. That's what we call easy peasy Japanesey. एकदम मक्खन. क्या कहता है, आओ देख लेते हैं और देखने के बाद पता चल जाएगा क्या चाहता है वो. Example number 4. Yes, what does it say? It says a solid floats in water. Solid floats with 1/4 of the volume above the water surface.
तो वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर सरफेस इज 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। इससे पहले कि कुछ भी आगे बढ़ो, तुम्हारे वेट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स के फॉर्मूला में बॉइंट फोर्स में वी इनसाइड था या वी आउटसाइड? वी इनसाइड था सर। ओ सो मुझे सबसे पहले कुछ भी करने से पहले वी इनसाइड चाहिए भाई। सो देयरफॉर वी इनसाइड इज वी माइनस वी आउटसाइड, वी माइनस वी बाय 4 विच इज हाउ मच? 3v/4। क्या कर रहा है? अच्छा, कुछ कहते हैं अबव द सरफेस, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द बॉडी फाइंड करना है। ओके, नाउ वी नो फॉर बॉडी इन इक्विलिब्रियम weight is equal to buoyant force. Weight is what? V rho body into G is V inside rho fluid into G. G cut. So V into density of the body is V inside कितना है? 3v/4 into density of fluid. V को काट डाला तो density of the body is 3/4 the density of fluid. यहां पे fluid क्या है? वाटर है ना, वाटर एंड वाटर का इनको आंसर जी पर सीसी में चाहिए या केजी पर मीटर क्यूब में? केजी पर मीटर क्यूब में। सो इज इन डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सो रो बी इज 3/4 ऑफ 1000 विच इज 750, है ना, Yes sir, sir। केजी पर मीटर क्यूब। इज समवन चेकिंग? इज समवन चेकिंग? इज इट गुड इनफ? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके, राइट। तो मैं बात कर रहा था, अब ये फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म हुआ, मैं फ्लूइड डायनामिक्स पे चढ़ रहा हूं एंड वी आर लुकिंग एट द वेरियस टाइप्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लो, और विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्लो, इज कॉल्ड अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का एग्जाम्पल है जेंटली फ्लोइंग स्ट्रीम। एंड इसमें इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि कोई भी, सपोज ये मैंने लाइन मारी, फ्लूइड इस तरह जा रहा है एंड ये 3 पॉइंट्स मैंने बयान किए, 1, 2 और 3, और इन तीनों पे वेलोसिटीज, डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ कोर्स, v1, v2 and v3. Now it is not necessary that v1 should be equal to v2 should be equal to v3. No, it is not necessary. It is not necessary that v1 should be equal to v2 should be equal to v3. No, but जो भी पार्टिकल घूमता घूमता 1 पे आए उसकी वेलोसिटी v1 होनी चाहिए, आगे बढ़ के जब वो 2 पे जाए तो उसकी वेलोसिटी v2 हो, और आगे बढ़ के जब 3 पे जाए तो उसकी वेलोसिटी v3 होनी ही चाहिए, तब जाके ये फ्लो स्टेडी फ्लो माना जाएगा। अगर ये फ्लो में स्पीड, सपोज यहां v1 आया, थोड़ी देर बाद कोई और पार्टिकल आया, उसकी स्पीड चेंज हो गई, तो इट इज नॉट अ स्टेडी फ्लो, इट विल बी एन अनस्टेडी फ्लो। If speed changes with time, if speed at a point, at any point, changes with time, दरिया में टाइड्स आती है, एब्स आती है, तो those are examples of steady flow, unsteady flow. And अगर स्पीड ड्रास्टिकली चेंज होती है तो it is what is called turbulent flow. Tsunamis, etc. Speed changes drastically with time. जी, बहुत बड़े तरीके से। अब जैसे स्पीड यहां पे लेटेस्ट से 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 घंटे बाद 2 की जगह 3 हो गई, कभी कभी 3 की जगह 1 हो गई, तो यू कैन सी स्पीड इज चेंजिंग, बट वो चेंज छोटा सा है। अगर तू ये कहे कि अभी स्पीड 2 है और 4 घंटे बाद अचानक स्पीड 50 हो गई, कैन यू सी इट्स अ वेरी बिग चेंज। दिस इज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज। जो टाइडल वेव्स आती है, सुनामीज आते हैं, दीज आर ऑल ड्रास्टिकली चेंजिंग स्पीड्स, तो दोज आर कॉल्ड टर्ब्यूलेंट फ्लोज। तो हमको स्टेडी फ्लो में ही इंटरेस्ट है। ऑल्सो इनकंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लो होता है। इनकंप्रेसिबल का मतलब है
लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती विद टाइम या विद स्पेस, डेंसिटी रिमेन सेम, दैट इज इनकॉम्प्रेसिबल. अगर डेंसिटी कीप्स चेंजिंग विद टाइम, इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लो. हमको विस्कस और नॉन विस्कस फ्लो भी आए हैं. अगर कोई लिक्विड इजीली फ्लो हो जाता है तो इट इज कॉल्ड नॉन विस्कस फ्लो, या वाटर, मिल्क, ये इजीली फ्लो हो जाते हैं. जबकि हनी, कैस्टर ऑयल, ये बहुत धीरे धीरे फ्लो होते हैं. दीज आर कॉल्ड विस्कस फ्लोज. वी आर लुकिंग एट अ फ्लो विच इज स्टेडी, incompressible, non-viscous and irrotational. Such a flow is called streamline flow. So what is a streamline flow? A flow that is steady. तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो अच्छी तरह. A flow that is steady, irrotational, मतलब पानी घूमता नहीं है पंखे की तरह, irrotational, incompressible एंड नॉन विस्कस. ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो, अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. और उसके लिए वी कैन प्रिडिक्ट द कोर्स ऑफ द फ्लूइड. हम उसका रूट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड, बाय यूजिंग स्ट्रीमलाइंस. स्ट्रीमलाइंस आर ट्रैक्स, एंड ट्रैक्स तुमको इस तरह बताते कि अगर फ्लूइड ने एक ट्रैक पकड़ा है तो वो उस पूरे रूट पे वही ट्रैक पे चलेगा चाहे कुछ भी हो जाए. तो एंड टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. सो लेट मी शो यू अ ट्यूब ऑफ फ्लो जो स्ट्रीमलाइन से बना हुआ होता है, एंड लेट मी शो यू व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. लेट्स गो. So this is a tube of flow. This is a tube of flow और ये streamlines ही हैं, and you can see ये पूरा स्ट्रीमलाइन से बना हुआ है. हाँ, फर्क इतना है कि यहां पे ट्यूब बड़ी है, उसका मुंह बड़ा है, और यहां पे ट्यूब थोड़ी पतली हो जाती है. तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बड़ा है, लेट्स कॉल इट A1, और यहां पे ये पॉइंट 1 पे स्पीड ऑफ फ्लो इज V1. ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये छोटा है, वील कॉल इट A2. दिस इज पॉइंट 2 एंड स्पीड हियर इज V2. नाउ यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, do you agree the mass of fluid passing through point 1 through this area per unit time, अगर 1 किलो फ्लूइड पास हो रहा है तो यहां से भी कितना पास हो रहा होगा, 1 किलो ही पास हो रहा होगा ना. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ फ्लूइड flowing through point 1 per unit time has to be same as the mass flowing through point 2 per unit time. Wow. So M1 has to be equal to M2. And do you know what mass is density into volume? So rho1 V1 by T is rho2 V2 by T. And rho1 V1 area into length 1 upon time is rho2 A2 L2 over time. L1 over time, distance over time, isn't it speed? Yes, sir. So rho1 A1 V1 is rho2 A2 V2. As fluid is incompressible, तो उसकी डेंसिटी सेम ही रहेगी. So rho1 is equal to rho2, and you are left with one of the most beautiful equations that I have, which is A1 V1 is equal to A2 V2, or you can also say, for sake of simplicity, A into V is constant. This idea is called equation of continuity. Alright, so velocity inversely proportional to the cross section area is called equation of continuity.
and this follows from the law of conservation of mass, of course. So A1 V1 is equal to A2 V2. That is the most important idea. इस आइडिया को यूज करके मुझे लगता है मैं जाऊंगा बर्नोई थियरम पे. डिराइव तो हमने इसमें किया था बोर्ड में बहुत बढ़िया तरीके से. सो इस बार हम डिराइव नहीं करेंगे, इस बार उसका फॉर्मूला लेंगे और उन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस चेक इट आउट. बर्नोइज थियरम, बढ़िया चीज. एक ऐसी थियरम जो लिंक करती है प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड बर्नोइज थियरम. एंड डायग्राम भी साफ है. वाह क्या बात. छोटा डायग्राम सुखी डायग्राम, जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार. Let us say speed of flow here is V2, speed of flow here is V1, pressure here is P1, pressure here is P2, and this is your reference level से. तो यहां से इस पॉइंट की हाइट है H1 और यहां से इस पॉइंट की हाइट है H2. So this equation relates pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy also. एक इक्वेशन जो बदल देगा आपकी दुनिया. डेरिवेशन में कतई कुछ रखा नहीं है. तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH. शाबाश. और अगर तुम एक जनरल, ये जनरल इक्वेशन है. सो अगर तुम दोनों पॉइंट्स को लिंक करना चाहते हो, लिंकिंग बोथ पॉइंट्स, तो यू कैन वेरी वेल से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज P2. ये फॉर्मूला बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है. हियर P इज प्रेशर, half rho V square is kinetic energy per unit volume and rho GH is potential energy per unit volume. अच्छा, from equation 1, dividing equation 1 by rho G, ये एक नई चीज है, ध्यान से देखिए प्लीज. I am dividing equation 1 by rho G, so what do I get? P by rho G plus V square by 2G plus H is constant. So this is another form. This is another form of Bernoulli's theorem. And wait till I tell you what are the various things that you are looking at this formula in. So if you are looking at this formula, मुझे इसको उड़ाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है अब. Here P by rho G, ध्यान से सुने, P by rho G is called pressure head. Head मतलब term. So P by rho G is called pressure head. V square by 2G is called velocity head. And H is called elevation head. हेड मतलब टर्म और कुछ नहीं है. सो P by rho G is pressure head, V square by 2G is velocity head, and H is elevation head. What I want you to do is I want you to write this equation and write these three terms because इनका यूज करके मैं एक आध दो न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं. Are you staying with me? Yes, sir. Right way. मैं करने जा रहा हूं SP नंबर 12 based on the idea of Bernoulli's equation. So पहले लाइन मार दूं अच्छी तरह. SP12 क्या कहता है? SP12 it says at what speed, मतलब स्पीड फाइंड करनी है, will the velocity head of water be equal to the pressure head of 40 centimeter mercury. 40 centimeter
mercury. So velocity head is equal to pressure head. भाई इक्वेट करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि वेलोसिटी हेड क्या है और प्रेशर हेड क्या है. कोई जानता है वेलोसिटी हेड क्या है? Yes, sir. V square by rho g. एंड प्रेशर हेड P by rho g. Okay, g cut. So V square. Square equal to P by rho. भाई ये रो किसका है? क्या ये मर्क्यूरी का है? नहीं, ये रो उस लिक्विड का है जो फ्लो हो रहा है. क्या फ्लो हो रहा है? पानी. दिस रो इज डेंसिटी Water. of water which is flowing. Okay, therefore V square is 2. अब प्रेशर के नाम पे तो उन्होंने 40 सेंटीमीटर मर्क्यूरी दिया हुआ है, तो हमको जब भी हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम दी होती है तब हम लिखते हैं H रो मर्क्यूरी इंटू जी, और ये है रो वाटर. आर यू रेडी टू सब्सटीट्यूट? Yes, sir. 2 into height 40 centi, so this is 4 into 10 40 into 10 is to minus 2. Hey, what is density of mercury? I'm sure you know 13.6. G की जगह 10 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 10 raised to 3. तो यहां पे 10 raised to 3 वाली टर्म्स उड़ जाती है. एंड व्हाट आर यू लेफ्ट विथ नाउ? -2. ये रहा -2, ये दो जीरे माइनस उड़ा के देंगे. ठीक जाएंगे. 2 4s are 8 into 13.6. इज दिस अग्रीएबल? कुछ और कट तो नहीं गया? कुछ और बच तो नहीं गया? नहीं बच गया. सो 6 8s are 48, 4 8 3 are 24, 28 2 8 9 10. 108.8. 10 का स्क्वायर होता है 100 एंड 11 का स्क्वायर होता है 121. सो 10 और 11 के बीच का मामला है. जरा देखें. 102 103 10.2 10.3 चल जाएगा. देखो तो जरा. 10.32. वही कहीं तूने कैलकुलेटर तो नहीं मार दिया पीके? ना सर, वो आंसर में 10.3 जैसा. हाँ बस फिर फर्स्ट क्लास. चकाचक पहली बार ऐसा सम किए जिसमें वेलोसिटी हेड प्रेशर हेड की बात हो रही है. अच्छा, मैं SP15 करने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ. ओके, नो इश्यूज. SP15, what does it say? It says Yes, sir. Water by which speed? butter is flowing. Butter. Water, sir. Water. अच्छा. Water is flowing with a speed of 2 meter per second. Okay. In a horizontal pipe, horizontal H1 is H2 with cross sectional area decreasing from. अच्छा, ये ओरिजिनल एरिया है. 2 into 10 raised to minus 2 मीटर स्क्वायर से कितना हो रहा है? 0.01, मतलब 1 into 10 raised to minus 2. ये लोग सीधा लिख ही नहीं पाएंगे. At a pressure 4 into 10 raised to 4 Pascal, what will be the pressure at the smaller cross section? अच्छा, छोटे एरिया पे P2 कितना है वो फाइंड करने का है. अच्छा भाई, P2 फाइंड करने के लिए बर्नौली तो यूज करना ही पड़ेगा, पर बर्नौली यूज करने के लिए V2 का होना जरूरी है. सो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 equal to A2 into. जी, A1 V1 is A2 V2, तो V2 is A1 by A2 into V1. A1 कितना? 1 into 10 raised to minus 2. A2 Minus 2. 2 into 10 raised to minus 2. into 2. ले, कट गया. V2 1 हो गया. And now by Bernoulli's equation, according to Bernoulli, लोग बर्नौली बोलते हैं इसको, P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is P2 plus rho G. भाई as pipe is horizontal. हाइट तो सेम ही होगी. जी बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना. So P1 plus half rho V1 square is P2. P2 plus half of V2. So मुझे क्या चाहिए? P2 चाहिए. तो बाकी की आइटमों को ये साइड ले आओ. P1 plus half rho. तो V1 square minus V2
एंड आई थिंक इट इज नाउ अ सिंपल गेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन. P1 कितना 4 इंटू 10⁻⁴ पास्कल. डेंसिटी किसकी? पानी फ्लो हो रहा है ना. पानी 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 तो पानी है. एंड V1 2 का स्क्वायर माइनस V2 1 का स्क्वायर. दिस इज 4 माइनस 1, दिस इज 3 एंड 3/2. into 10⁻⁴ अब ये लोचा है कि आपको कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. एट द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है ना. कुछ 1/5 मुझे क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है. स्मॉलर क्रॉस सेक्शन आई थिंक ये 1.5 को 0.15 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं. मैं सही ही जा रहा हूं ना. मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी. देख लो. सर V2 में एक बार देख रहे हैं. हाँ, छोटा एरिया हो गया तो बढ़ जाना चाहिए ना. हाँ सर वही तो. अरे मैंने A1 A2 उल्टा सुल्टा कर दिया है. A2 भाई वो समझ गया सर. नहीं, ये बरोबर है. सॉरी, A1 2 है पीपल और A2 1 है. देखा आपने, A1 2 है और A2 1 है. हमने 2/1 की जगह 1/2 ठूस दिए तो यहां आ गया 4. है ना. सही है. पता नहीं क्या करते रहते हो. 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 16 कितना होगा? -12, -12/2. -6 into 10⁻⁴ yes sir. हाँ, वही तो सोच रहे हैं कि कहाँ कुछ प्रेशर बढ़ कैसे गया. पर तुम सोचोगे ना शांति से तो तुमको अंदाजा आ ही जाएगा कि कुछ गड़बड़ हुई है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे एरिया छोटा था तो प्रेशर बड़ा होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो बढ़ कैसे रहा था? सो 4 माइनस 0.6. 3.4 into 10⁻⁴ yes sir. Pascal. चेक कीजिए हुकुम. सही है. सो A1 A2 को बरोबर से लगाने के की सजा हमको मिली थी, जो हमको यहाँ पे पता चला कि साला ये तो प्रेशर बढ़ रहा है, घटना चाहिए और बढ़ रहा है. तो हमने फिर से चेक किया तो पता चला A1 A2 लगाने में उल्टा सुल्टा कर दिए थे. ऑलराइट, नो इश्यूज एट ऑल. यू आर लुकिंग एट दिस. तो अब मैं करूंगा आई थिंक सो एक आसान सा न्यूमेरिकल में करना चाह रहा हूं. राउंड 1 का 3 लास्ट न्यूमेरिकल होगा आई थिंक फॉर द डे. राउंड 1 का 3 1 3 yes sir. एंड ये जो राउंड 1 का 3 है, इसमें एक अलग चीज इस्तेमाल की जाएगी जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा है. आई होप कभी ना कभी बॉयल्स लॉ किया होगा. बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट Constant temperature. प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट. बराबर याद रहेगा ना. हाँ, तो राउंड 1 का 3 ये कहता है द सरफेस एरिया ऑफ एन एयर बबल इंक्रीजेस 4 times. So A2 is 4 times A1 when it rises from the bottom to the top of a water tank. मैं वाटर टैंक बनाऊं आपके लिए. ये वाटर टैंक ही है और बबल यहां था. दिस इज 0.1. वहां से सरफेस पे आया. दिस इज 0.2. लेट अस से दिस इज हाइट h. ओके, कहां गया. Whether temperature is uniform. Look at the wording. Temperature is uniform, मतलब temperature is constant. If atmospheric pressure is 10 meter of water, PA is 10 meter of water, then what is the depth of water in the tank? अच्छा, now I'll start my discussion with as temperature is constant, so according to Boyle's law, P1 V1 Constant. is equal to, I'm going to use this but a little later in the day because फिलहाल मैं एरियाज को कंपेयर करके, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम नहीं है ना, सो वॉल्यूम ना होने से मैं थोड़ा दिक्कत में पड़ गया हूं. नाउ गिवन एरिया 2 is 4 times area 1. बबल इज स्फेरिकल. स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 pi r square.
4 pi cut. So R2 square is 4 times R1 square. Root मारो तो R2 by R1 is equal to 2. Yes, sir. is this agreeable? Now Yes, sir. let's do this. So in 1 P1 into, by what is volume 1? Isn't it 4 by 3 pi R1 cube? And P2 into 4 by 3 pi, बात बरोबर है ये? 4 by 3 pi 4 by 3 pi कट गया. So P1 into R1 cube is P2 into, भाई R2 की जगह 2R1 लगा दो. So 8 P2 R1 cube, और R1 cube को काट जाना लाजमी है. So P1 is 8 times P2. Okay, so these are some important things you are looking at. Alright, अच्छा भाई अभी रिलेशन, do you agree P1 is PA plus H rho G? Yes, sir. Pressure at point 1 is PA plus H rho G. And P2, भाई P2 खुदे PA है 8 PA, Yes, sir. तो 8 PA माइनस PA, 7 PA. अरे जॉन 7 PA है. एंड उन्होंने प्रेशर हमको हाइट ऑफ वाटर में दिया हुआ है. सो दिस इज 7 इंटू 10 मीटर इंटू रो जी. अगर प्रेशर हाइट के फॉर्म्स में लगाना है तो एच रो जी होना चाहिए. तो हाइट कितनी है 10, रो जी कट, तो 7 10s आर 70. माय गॉड टू मच यार. 70 मीटर ऑफ वाटर कॉलम. कैन समवन चेक दिस? Yes, sir. 70 meter. लवली. सो यहां पे मेरे को जितना कराना था मैं करा चुका हूं. एंड नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो विस्कोसिटी की बातें, वेंचुरी मीटर, टॉरिसेलीज लॉ की बातें, उनसे जुड़ी हुई अलग अलग चीजें मैं बताऊंगा आपको. हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है. सो स्टे विथ मी, होल्ड द लाइन एंड कीप डूइंग दिस. थैंक यू सो मच. सी यू लेटर. बाय बाय.